Hello everyone, welcome to Soumya and Anvis tutorial. आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। आज का चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेस। पीपल एज रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम ये जान लें कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में देखा था लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कितना इम्पॉर्टेंट है हम इस टॉपिक में पीपल एज रिसोर्सेस में देखेंगे। पीपल एज रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, इसके वर्ड में ही समझ में आता है। पीपल मतलब जो भी लोग हैं, जो पॉपुलेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। कंट्री का एक पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्स बनता है किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। मतलब कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाने के लिए पीपल एक रिसोर्स बनता है। वो कैसे बनता है वो हम आगे चलकर देखते हैं। हम देखते आए हैं कि बचपन से लेकर 20-25 साल तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, एक स्टेप लेकर आगे बढ़ते हुए एक सपोर्टिव सिस्टम के साथ वो कुछ ना कुछ अपना अचीवमेंट की ओर जाते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा घुटने के बल चलना सीखता है, फिर चलना, फिर दौड़ना। वैसे ही एक सपोर्टिव सिस्टम मतलब मम्मी पापा के साथ वो स्कूल में जाना चालू करता है। स्कूल में उसको सपोर्टिव सिस्टम मिलता है टीचर्स के साथ। टीचर्स उनके सपोर्टिव सिस्टम होते हैं। धीरे धीरे टीचर्स फैसिलिटेटर में बदल जाते हैं जब वो सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी के बाद आता है सीनियर सेकेंडरी, जहाँ पे वही बच्चा एक्सपेरिमेंट्स करता है। मतलब जब टीचर ट्रेनर बन जाता है, ट्रेनिंग देता है, वो बच्चा ट्रेनिंग के थ्रू सीखता है। इतना सब कुछ होने के बाद जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और डीपली पढ़ाई करता है, मतलब डीपली जानने की कोशिश करता है। आगे जाकर जब वो पीजी में जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डीप जाकर रिसर्च की ओर जाता है। रिसर्च मतलब उसका खुद के व्यूज़, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या करने से हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, ये सब रिसर्च के थ्रू हमें पता चलता है। जब हम इसे रिसर्च की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो बच्चा है जो 20 साल 25 साल पहले एक छोटा सा बच्चा जो घुटने के बल चलता था, आज वो एक रिसोर्स बन गया है। 25 साल के बाद वो रिसर्च कर दुनिया के बारे में सोच रहा है, पॉपुलेशन के बारे में सोच रहा है, कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में सोच रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन एक रिसोर्स है इकोनॉमिक सिस्टम कंट्री के इंक्रीज़ होने में। अब हम ये पाते हैं कि आगे चलकर ह्यूमन रिसोर्स कैसे रिसोर्स बनता है। जब वो रिसर्च करने लगता है, जब वो सोचने लगता है, तो वो एक रिसर्चर का काम करता है। आगे चलकर वो बन जाता है एक ट्रेनर जो कि दूसरों को भी ट्रेनिंग देता है। फिर आके वो ट्रेनिंग देते हुए लोगों में वो क्वालिटी देखकर रिक्रूट करता है। उसके बाद फिर वो परफॉर्मेंस देने के उसका परफॉर्मेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। साथ ही साथ उसमें एक पोटेंशियल लेवल बढ़ जाती है, उसमें स्किल्स बढ़ जाते हैं, वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन जाता है। इसके साथ साथ जब वो ट्रेनिंग दे देता है और एक ग्रुप को लीड करता है तो लीडरशिप की उसमें ट्रेनिंग बढ़ जाती है, मतलब उसमें लीडरशिप की वो क्वालिटी बढ़ जाती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स में जब वो इंसान या वो जो पीपल है, जो भी पर्टिकुलर पीपल है या पर्टिकुलर पर्सन है, वो परिपक्व हो जाता है, एक पोटेंशियल लेवल आ जाता है और वो पूरे कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट करता है।
हाँ, हम ये सब जानने के बाद ये तय कर सकते हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। इतना ही नहीं, एजुकेशन और ट्रेनिंग के साथ साथ हेल्थ केयर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो एजुकेशन नहीं ले पाएगा और ना ही ट्रेनिंग ले पाएगा। हेल्थ इश्यूज़ के कारण कई लोग अपना मानसिक कभी मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, काम नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन नहीं रहता और अनफॉर्चुनेटली वो कंसंट्रेशन ना करने की वजह से उनके स्किल्स लेवल कम हो जाते हैं, उनका पोटेंशियल लेवल कम हो जाता है, उनका लीडरशिप लेवल कम हो जाता है और उस सब के कारण पूरा इफ़ेक्ट करता है कंट्री के इकोनॉमिक में। सिर्फ ना ही कंट्री के इकोनॉमिक, उसका खुद का भी वो लॉस करता है। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पता लगाते हैं कि किस तरह से हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इस तरह से इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हमने 2 एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। एक है सकाल का परिवार और एक है विलास का परिवार। दोनों एक ही विलेज में रहते हैं, एक ही घर नेबर्स हैं। अब हम देखते हैं सकाल के परिवार में कौन कौन रहता है। उसके माँ बाप मतलब पेरेंट्स और उनके अंकल, आंट और उसकी एक छोटी सी बहन। सकाल हेल्दी है, एंथुजियास्टिक है, उसे जो भी चीज़ें हैं वो पता लगाने की कोशिश करता है कि ये है क्या। वो जानना चाहता है कि वो जो भी चीज़ देख रहा है, जो भी चीज़ कर रहा है, जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उसके करने से क्या होगा। इन सब चीज़ों में उसमें वो एक एंथुजियास्टिक की वो क्वालिटी है। सकाल की बहन जो कि बहुत छोटी है, वो स्कूल नहीं जाती। उनकी मदर जो है वो घर में काम करती है। उसके फादर जो है वो फार्मिंग करते हैं। उसके यहाँ एक अंकल और एक आंट भी हैं। आंट उसके मदर की मदद करती है घर के कामों में और अंकल जो है वो घर में ही रहते हैं। सकाल स्कूल जाने लगा है और वहाँ पे उसने एजुकेशन लिया, अपना नॉलेज बढ़ाया। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उसने ट्रेनिंग ली, फिर आगे चलकर उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री प्राप्त करी और उसी डिग्री को लेकर अपना एक सोच लेकर, अपनी एक प्रोग्रामिंग लेवल लेकर उसी लेवल में वो एक कॉर्पोरेटिव जॉब को पाया। उससे उसका लाइफस्टाइल चेंज हुआ। इतना ही नहीं, सकाल का लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? वो जिस तरह से प्रोग्रामिंग एक कॉर्पोरेटिव जॉब प्राप्त किया, कॉर्पोरेटिव कंपनीज में जॉब लिया प्राप्त हुआ उसको, तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई। इसी के साथ साथ वो कह सकते हैं कि उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया। वो अपने पेरेंट्स को भी पैसे भेजता था, उसके जो भी इनकम आती थी उसको वो खर्च करता था या फिर टैक्स देता था गवर्नमेंट को, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन भी सेट हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलास क्या करता था। विलास बहुत डल था, उसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, हमेशा डॉक्टर के पास विज़िट करना पड़ता था। उसके फादर को भी कोई ना कोई बीमारी थी जो कि वो अनफिट थे कोई भी काम करने के लिए, तो उसकी मम्मी जाकर फिशरमैन्स के पास से फिशेस बोरो करके फिश मार्केट में बेचती थी। फिशेस बेचने के बाद जो भी उसको पैसे मिलते थे वो घर के खर्च में ही खत्म हो जाते थे। विलास अधिकतर अपनी माँ के साथ ही रहता था और वहाँ पे वो जो वहीं पे उसके पास ही रहकर कहीं पे स्कूल नहीं जाता था बिकॉज़ ऑफ द हेल्थ इश्यूज़। उसे इंटरेस्ट भी नहीं था बिकॉज़ ऑफ द हेल्थ इश्यूज़। उसमें वो पोटेंशियल लेवल ही नहीं आ पाया, उसमें जो एनर्जी होनी चाहिए थी वो एनर्जी नहीं आ पाई, जिसके कारण बड़े होने के बाद वो अपने माँ का ही काम करना चालू किया। और जो भी उसकी माँ कमाती थी, क्योंकि एक एज होने के बाद उसकी माँ की तबीयत भी ख़राब हो गई और वो काम में नहीं जा पाती थी, तो विलास ही उसकी माँ की जगह जाकर उतना ही पैसा कमा पाता था जितना कि उसके घर के कामों में यूज़ होता था। इसके साथ साथ इससे हमें ये पता चलता है,
हमें ये पता चलता है कि विलास जो है वो अपनी फैमिली तक ही अपना ज़रूरतों को पूरा कर पाता है, ना कि अपने देश के इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट कर पाता है। सो हम इससे पता लगा सकते हैं कि इन दोनों केसेस में अगर विलास अच्छा होता, फिज़िकली फिट होता, तो उसका भी लेवल हाई होता, वो भी देश के इकोनॉमिक सिस्टम को हाई करने के लिए, उसके लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए काम करता। इससे हमें क्या पता चलता है कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और गुड हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्सन को सक्सेस रहने के लिए, उसके लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ उस कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अब हम ये जानेंगे कि कोई भी इंसान जो भी प्रोडक्शन करता है उसके रेट्स किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में। उसे कहते हैं जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका लास्ट प्राइस जो होगा वो जीएनपी के अंतर्गत आएगा। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कॉटन है, कॉटन की पैदावार होती है। कॉटन की जब पैदावार होती है, क्रॉप बनता है, जैसे ही कॉटन आता है उसका रेट एक रहता है। मतलब अगर 1 किलो कॉटन लिए तो 50 रुपये या 25 रुपये, 30 रुपये ऐसा कुछ रहता है। जब वही कॉटन कपड़े के रूप में बेचा जाता है तो एक थान का 1 मीटर नियरली 100 रुपये है, या क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट इफ़ेक्ट करता है, उसका रेट रखा जाता है। सपोज़ क्वालिटी बहुत अच्छी वाली कॉटन का क्वालिटी है कपड़े का, तो 100 रुपये मीटर है या 150 रुपये मीटर है, 200 रुपये मीटर रहता है। वही कपड़े का जब वो ड्रेस बन जाता है उसके लिए उसका जो रेट होता है वो होता है 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़। उसकी जो साड़ी बनती है या जो भी ड्रेस मटेरियल बनता है उसका रेट और हाई हो जाता है। जब उस प्रोडक्शन का मतलब कॉटन के प्रोडक्शन का रेट फाइनल में एक ड्रेस मटेरियल में जाकर रेट फिक्स होता है, वो होता है जीएनपी। एक और एग्जांपल देती हूँ। गेहूँ से आटा, आटे से रोटी, रोटी का जो भी वैल्यू होगा वो होगा जीएनपी। आटा बीज का होगा तो आटे से बनेगी रोटी, और रोटी का जो वैल्यू पर्टिकुलर एक 5 स्टार होटल में सपोज 25 रुपीज़ का है तो वो हो जाएगा जीएनपी उस वीट का। अब आ जाते हैं जीएनपी को किस तरह से कैलकुलेट किया। जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर नेट एक्सपोर्ट्स, फिर नेट इनकम। अब हम ये जान लें कि नेट एक्सपोर्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, वैल्यू जो भी होता है वो इंपोर्ट करते हैं, उसे माइनस करना है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से। बाहर जो भी बेच रहे हैं उससे हमें माइनस करना होता है। अब जानते हैं नेट ऑफ इनकम। नेट ऑफ इनकम हम नेट इनकम इनफ्लो फ्रॉम एब्रॉड, मतलब अब्रॉड से जो भी इनफ्लो कर रहे हैं, अंदर लेकर आ रहे हैं, अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं, उसको माइनस करना है इनकम आउटफ्लो टू फॉरेन कंट्रीज़, बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जिसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी इनकम लगती है उससे माइनस करेंगे तो हमको जीएनपी मिल जाएगा। ये तो रही जीएनपी की बात। अब हम जाने कि लिएबिलिटी और एसेट होते क्या हैं। लिएबिलिटी आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो और एसेट आप अपने ऊपर खर्च करने के लिए कर रहे हो। अब एक एग्जांपल से मैं उसको बता। अब किसी ने एक घर खरीदा, घर में वो खुद रह रहा है, वो हो जाएगा लिएबिलिटी। मतलब वो अपने लिए किया हुआ जो भी खर्च किया हुआ है उस घर के ऊपर वो अपने लिए किया हुआ, दैट इज़ कॉल्ड लिएबिलिटी।
एसेस्ट, एक इंसान ने एक घर खरीदा, उसको उसने रेंट में दिया, उससे जो रेंट उसको आया, मतलब जो इनकम उसे आया, रेंट का जो इनकम उसे आया वो हो जाएगा एसेस्ट। मतलब लियाबिलिटी आप अपने ऊपर खर्च करते हो, खुद के लिए करते हो, और एसेस्ट आप पैसे कमाकर, इनकम कमाकर, उसके ऊपर से इनकम कमाकर अपने लिए यूज़ करते हो। तो ये होता है लियाबिलिटी और एसेस्ट। हमारी कंट्री में अधिकतर पॉपुलेशन जो है वो लियाबिलिटी ज़्यादा होती है, एसेस्ट कम होती है। अपने बारे में ज़्यादा सोचती है और देश के बारे में या इकोनॉमिक कंडीशन फॉर कंट्री कम सोचती है। वही एसेस्ट के बारे में हमारी कंट्री में लोग ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर वो जॉब करेंगे तो हमें भी देखेंगे, कंट्री को भी उनके ही पैसों से फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी आगे बढ़ती रहती है। तो हम इसके हिसाब से जान पाए हैं कि लियाबिलिटी है क्या और एसेस्ट क्या है। हमारी कंट्री में लियाबिलिटी ज़्यादा होती है और एसेस्ट कम होती है। एसेस्ट किस में ज़्यादा होते हैं हमारी कंट्री में? पॉपुलेशन जो इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल के रूप में। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लियाबिलिटी और एसेस्ट हर एक कंट्री में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके बाद हम ये जानें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कितने सेक्टर्स होते हैं और कौन कौन से काम किस सेक्टर में आते हैं। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टेरिटरी सेक्टर्स जो कि सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि किस किस सेक्टर्स में कौन कौन से काम आते हैं, कौन कौन से वर्क्स आते हैं। फर्स्ट आता है प्राइमरी सेक्टर। इसके अंतर्गत माइनिंग, एग्रीकल्चर, मिनरल, फॉरेस्ट्री और फिशिंग आते हैं। जो भी इंसान इन सब चीज़ों में अपना काम करता है वो कहलाता है प्राइमरी सेक्टर का सर्वर या लेबर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद आती है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे कि एनर्जी इंडस्ट्रीज़, बेस इंडस्ट्रीज़, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। एनर्जी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत हर प्रकार की एनर्जी के होते हैं, जैसे गैस है, ऑयल है, कोल है, एक्सेट्रा। बेस इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत सभी प्रकार के मेटल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ आ जाते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत मैकेनिकल मशीनरीज़ एंड इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत जो भी सोल्ड किया जाता है पब्लिक के लिए, लाइक क्लॉथ्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब आ जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ मतलब रोड्स बना रहे हों, बिल्डिंग्स बना रहे हों, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे हम चलते हैं तीसरा सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर भी, उसके अंतर्गत आता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, पर्सनल सर्विस, मीडिया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इसका मतलब यह है जो भी सर्विसेज हमें देता है वो। ट्रेड के अंतर्गत आ जाता है इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड्स जो भी होते हैं। ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आ जाता है जो भी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, फिर मेटलिक ट्रांसपोर्ट्स, ये सब आ जाते हैं। टूरिज़्म, हर जगह पे कल्चर कैसा है, कहाँ पे बीचेस हैं, ये सब टूरिज़्म के अंतर्गत आ जाता है। पर्सनल सर्विस, मैकेनिक है, जज है, या तो फिर प्लम्बर है, ये सब पर्सनल सर्विस के अंतर्गत आ जाता है। वैसे ही मीडिया, प्रेस मीडिया हो या टीवी, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब आ जाता है। उसी के साथ साथ आ जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी, जैसे कि सेविंग बैंकिंग हुआ, कॉरपोरेटिव्स हुआ, ये सब आ जाते हैं सर्विस सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर्स के अंतर्गत। अब इस ग्राफ से हम ये जानेंगे कि जिस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ते जा रहा है ईयर बाय ईयर,
इसका मतलब पॉपुलेशन हेल्दी है, इसलिए वो लिटरेट हो रहा है और उसका स्किल्स लेवल भी हाई हो रहा है। ये तीन चीज़ें हाई होने के कारण क्या होता है कि हमारा ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ता है या इकोनॉमिक लेवल जो है वो कंट्री का बढ़ने लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब हेल्थ अच्छा होगा, फिर एजुकेशन अच्छा होगा, फिर ट्रेनिंग अच्छी होगी, स्किल्स बढ़ेंगे, फिर भी हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड सुनते हैं हमको ये लगता है कि वो बेरोज़गार है, उनको काम नहीं है, उन्हें काम करना नहीं आता, या कहीं पे वो किसी ने उसको काम नहीं दिया, वो टैलेंटेड नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर हम देखें घर में जो भी लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, या उनको क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं? क्योंकि वो तो काम करती है, पर द थिंग इज़ वो इनकम नहीं कमाती, वो किसी को टैक्स नहीं देती। तो इसलिए हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। वो घर के काम करती है, हर एक घर का काम करती है, बच्चों को देखना हो, बाहर से सामान खरीद कर लाने हो, सेविंग्स करने हो, सब। अगर हस्बैंड कमा रहा है तो घर के पूरे खर्च का इंतज़ाम, या जो भी खर्च के जो भी कहाँ कहाँ करने हैं, जो भी मैनेजमेंट है वो लेडीज़ करती हैं। तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या हम चिल्ड्रंस को कह सकते हैं कि वो तो काम नहीं कर रहे, वो इकोनॉमिक सिस्टम को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं या उसको इंक्रीज़ करने में मदद नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने नॉलेज गेन करने में, जिसको हम ह्यूमन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो 25 साल बच्चों को हम देते हैं वो उन लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हम चिल्ड्रंस को भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट 3 रीजन्स के कारण आता है। एक होता है सीजनल, दूसरा होता है डिस्कस्ड और तीसरा होता है एजुकेटेड। सीजनल एम्प्लॉयमेंट और डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट अधिकतर रूरल एरिया में देखा जाता है, क्योंकि रूरल्स मतलब विलेजेस में अधिकतर क्रॉपिंग होती है, इरिगेशन होता है, फार्मिंग होती है। और अब आज भी हमारे देश में कई जगह पर रेनफॉल के ऊपर ही, मतलब बारिश के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है अपनी खेती बाड़ी करने के लिए। वो नए इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी सेविंग्स उसमें लगाकर अफोर्ड कर सकते हैं, और जो भी काम चल रहा है चल रहा है। पर मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं वो खरीफ और रबी में रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड हैं। तो इस समय जो खरीफ और रबी के बीच की जो पर्टिकुलर पीरियड होता है उसे हम सीजनल कहते हैं। मतलब उस टाइम पर जो भी इंसान, जो भी फार्मर है वो अनएम्प्लॉय होता है, मतलब वो काम नहीं करता, तो इसलिए हम उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर हम देखें तो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी विलेजेस में ही होते हैं। जब भी फील्डिंग में काम होती है या घर के काम होते हैं, उसमें अगर 5 से 10 लोगों की ज़रूरत है तो 15 लोगों को रख लिया जाता है। जो 5 और 10 लोगों से काम चल सकता है, तो 15 लोगों को लगाने से जो 5 अधिक लोग होते हैं उसे डिस्कस्ड पीपल कहते हैं, डिस्कस्ड एम्प्लॉय कहते हैं। वो उन लोगों की इनकम तो मिल रही है पर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनका वो काम नहीं है। वो 5 लोग जो हैं वो ही कहलाते हैं डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आ जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे कहते हैं? इंसान अच्छे से पढ़ाई किया बचपन से लेकर 25 ईयर्स तक, उसके बाद उसने ट्रेनिंग भी ली, पर फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल्स। उसको स्किल्स इम्प्रूव करने होंगे। अगर कंप्यूटर के स्किल्स उसे नहीं आते अच्छे से तो उसे कंप्यूटर का कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग जॉब नहीं मिलेगा, आईटी सेक्टर में नहीं जाएगा। उस बंदे को अगर अगर वो इंग्लिश बोलने के लिए या फिर आगे लैंग्वेज स्किल्स बढ़ाने के लिए ज़रूरत है तो उसे लैंग्वेज स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी उसे आगे जाने को मौका मिलेगा।
जॉब्स मिलेंगे। तो ये अधिकतर अर्बन एरियाज मतलब शहरों में दिखाई देता है। आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा आपको आशा करती हूँ समझ में आया होगा, और साथ ही साथ ये भी आशा करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी कि और मैं अच्छे से आपको लेसन्स या जो भी नॉलेज मेरे पास है वो आपको दे सकूं। इसी के साथ मैं यहीं पे अपना विराम करती हूँ। धन्यवाद।